नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। साथ ही गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक जरूरतों के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथी पर निर्भर होती हैं और विवाद की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। यदि महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वो पति की तरह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी की नौकरी न करने पर विवाद की स्थिति में कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता, कमाई करने की क्षमता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है। गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल नहीं है। उसकी देखरेख के लिए पिता को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का हिस्सा बच्चे की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मासिक गुजारे भत्ते की सीमा तय की है और ये पति की कुल सैलरी का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। पति की सैलरी में बदलाव होने पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मासिक तिमाही आधार पर पति से मिलने वाले गुजारे भत्ते को आमदनी माना जाता है और ये प्राप्त करने वाले की इनकम के साथ जुड़ेगा। फिर जिस टैक्स ब्रैकेट में करदाता आता है उसी हिसाब से टैक्स लगेगा और इसका भुगतान करने वाले को कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी और हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विवेक नासा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में लीगल हेल्पलाइन में। और इससे पहले कि उनसे सवाल शुरू करें, हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको भी गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस से जुड़ी हुई तमाम कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कानूनी पहलू से आप रूबरू होना चाहते हैं, तो आपका गुजारा भत्ता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ी देर में फ्लैश भी हो जाएगा, 7065013841 और इसके अलावा जो दूसरा नंबर है 8377009636, दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए। ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो गए हैं। तो गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में, तो दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और साथ ही आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये एक बार जो इसकी सही परिभाषा है गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस, उसको लेकर बताइए कि आखिर ये है क्या, इसकी सही डेफिनेशन, सही परिभाषा क्या है गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की? जैसे कि इसका नाम है गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस उस वाइफ को दी जाती है, बच्चों के लिए है पति के द्वारा। अगर वो महिला अपने आप को मैनेज करने के लिए सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपना गुजारा कर सके या अपने बच्चों का गुजारा कर सके, तो बेसिकली मेंटेनेंस औरतों के उस महिला और बच्चों के लिए जो कि 18 साल से नीचे हैं, उनके लिए गुजारे के लिए अपनी एक, ताकि वो ढंग से लाइफस्टाइल जी सके, एक ऐसा लाइफस्टाइल जी सके जो कि अपने हस्बैंड के साथ या अपने फादर के साथ अगर वो बच्चे रहते तो वो जो उस तरीके का लाइफस्टाइल उनका होता। ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि जो गुजारा भत्ता है उसके लिए खास तौर पे एक हालात होते हैं जिसके चलते महिला को ही गुजारा भत्ता दिया जाता है, तो ये हालात किस तरीके के होते हैं जिसमें महिला को गुजारा भत्ता मिलता है? जी, महिला को गुजारा भत्ता अगर वो अपने पति के साथ रह रही है तब भी दिया जा सकता है, और अगर कोई मतभेद पैदा हो गया है पति और पत्नी के बीच में और अगर पत्नी अपने पति से अलग रह रही है उसे तब भी मिल सकता है। अलग अलग कानूनों में प्रावधान है महिला के लिए गुजारा भत्ता लेने के लिए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो, चाहे 125 CRPC हो, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो, या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजन, बहुत सारे कानूनों में, हर कानून में जो कि महिला स्पेसिफिक कानून है, हर उस कानून में गुजारा भत्ता देने का प्रोविजन है। और अगर साथ भी रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड अगर वाइफ को इग्नोर करता है, उसे रहने का खर्चा, रोजमर्रा के लिए खर्चा नहीं देता, और अगर वो महिला कमाने के लिए सक्षम नहीं है या सक्षम है भी पर वो नहीं कमा रही है, तो वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। उसे कंसर्न कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। उसे ये देखना है अपने वकील से सलाह के आधार पर कि कौन से कानून के अंदर वो प्रोसीड करना चाह रही है, तो वो मेंटेनेंस ले सकती है। अगर महिला और उसके हस्बैंड अगर अलग अलग भी रह रहे हैं तो भी वो गुजारा भत्ता लेने के लिए कोर्ट जा सकती है, बशर्ते वो ना कमा रही हो। अगर वो कमा भी रही है तो भी उसे मेंटेनेंस दिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि महिला की सैलरी कितनी है, अर्निंग्स कितनी है, और हस्बैंड की अर्निंग्स कितनी है। अगर महिला की अर्निंग कम है,
अगर मान लीजिए कि महिला कमा भी रही है और उसकी इनकम शायद 5,000 रुपए है और हस्बैंड जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो बहुत डिफरेंस है इनकम में। तो ऐसे केस में महिला एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। बट अगर महिला रीजनेबल गुड कमा रही है, ठीक ठाक कमा रही है या अपने हस्बैंड के बराबर कमा रही है, तो उस केस में हो सकता है वो मेंटेनेंस उसको ना ग्रांट की जाए। पर अगर उस महिला के बच्चे भी हैं, बच्चों को के लिए स्पेशली स्पेसिफिक मेंटेनेंस हस्बैंड को देना पड़ेगा। अगर वाइफ सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं कि अगर वाइफ कमा भी रही है तो भी हस्बैंड जो है, जो फादर है, ही कैनॉट बी एब्सॉर्ब्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब कि अगर महिला कमा रही है, उसकी पत्नी कमा रही है, तो भी हस्बैंड को अपने बच्चों के लिए तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि वो अनिवार्य है। और ऐसे में जो बिल्कुल, और ऐसे में क्या जो महिला को खासतौर पे जैसे वाइफ है, कमा भी रही है और उसका जैसे कि आपने बताया, खैर उसकी भी अलग कंडीशंस है कि उसको उसकी कमाई है कितनी, लेकिन जो भी गुजारा भत्ता दिया जा रहा है महिला को, चाहे वो पढ़ी लिखी है या फिर मान लीजिए कि नहीं कमा रही है, कमा भी रही है, तो क्या उस खर्च में बच्चे का हिस्सा भी शामिल होता है? और क्या बच्चे के लिए अलग से भत्ता मिलता है? हालांकि आपने बताया कि बच्चे के लिए उसको मेंटेनेंस देना ही है, लेकिन क्या जो महिला को दिया जाएगा ये गुजारा भत्ता, उसमें बच्चे का भी हिस्सा होगा या वो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग होगा? महिला का अपना स्पेसिफिक अलग राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का और बच्चों का अलग राइट है। अब ये डिपेंड करेगा कि एक बच्चा है या एक से ज्यादा बच्चे हैं। अब जब भी हम आपको महिला कोर्ट जाएगी, वो अपने लिए भी मांगेगी, साथ ही साथ वो बच्चों के लिए भी मेंटेनेंस मांगेगी। तो कोर्ट तीनों के लिए मेंटेनेंस डिसाइड करेगा। और यूजुअली जब भी इस तरीके से कोई केस फाइल होता है तो कोर्ट अपनी जजमेंट में साफ करता है कि महिला के लिए ये अमाउंट है और ये बच्चों के लिए ये अमाउंट है। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों का डेली खर्चा, रोजमर्रा का खर्चा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोई ट्यूशन है, वो सारी की सारी उसमें कंसिडर की जाती है। तो उसमें बच्चों का अलग और महिला का अलग गुजारा भत्ता डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि बच्चे का अलग होगा, महिला का अलग होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर विवेक जी एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए ठीक है, पत्नी के लिए तो बाकायदा है यहाँ पे कंडीशंस और हालात भी हैं कि उसको गुजारा भत्ता किन कंडीशंस में मिलना है, किन कंडीशंस में नहीं मिलना है, लेकिन क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? और अगर हाँ, अगर इस बाबत सकारात्मक जवाब है तो फिर वो किस तरीके के हालात होते हैं? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो है अदरवाइज वो जनरल न्यूट्रल कानून है। उसके अंदर जो प्रावधान है वो हस्बैंड के लिए भी एप्लीकेबल है, वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस या 125 सीआरपीसी की बात करें, उसमें हस्बैंड क्लेम नहीं करते। ऑल्दो जैसे मैंने कहा, जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो जनरल न्यूट्रल है, पर ऐसा देखा गया है कोर्ट्स हस्बैंड के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर या एलिमनी वगैरह कुछ ग्रांट नहीं करते, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है हमारी सोसाइटी में। कोर्ट ये प्रिज्यूम करते हैं कि अगर हस्बैंड एबल है वर्किंग के लिए, अगर वो कमा सकता है तो उसे कमाना ही पड़ेगा, वो अपनी पत्नी पर, अपनी बीवी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हैं, हस्बैंड डिसेबल्ड है और कुछ ऐसी या तो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से वाइफ को रेगुलर इनकम आ रही है, या वाइफ एक बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रही है और हस्बैंड डिसेबल्ड है या ऐसी कोई कंडीशन में है जो कि बियॉन्ड हिज कंट्रोल है कि वो नहीं कमा पा रहा, उन कुछ रेयर सर्कमस्टांसेस में कोर्ट हस्बैंड को मेंटेनेंस या एलिमनी ग्रांट कर सकती है। बट ऐसा देखा गया है, एटलीस्ट भारत में ये बड़ा रेयर सर्कमस्टांस है। बाहर के देशों में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूरोप हो या यूके हो, वहाँ ये बड़ा ही कॉमन है कि हस्बैंड्स को भी जो है वाइफ से मेंटेनेंस मिल सकती है। बट भारत में कानून तो है, पर ये इसकी एनफोर्समेंट बहुत कम है। बड़े ही रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा कुछ होता है कि हस्बैंड को मेंटेनेंस दी जाए। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जब बाकायदा हस्बैंड के लिए भी ये जो मासिक भत्ते का जिक्र होता है। लेकिन इसकी सीमा क्या है? अगर मान लीजिए चाहे वो पत्नी को दी जाए या पति को दी जाए, पत्नी पति से ले या पति पत्नी से ले, तो इसकी मासिक गुजारे भत्ते की क्या कोई सीमा भी होती है? क्या है इसकी सीमा? ज्यादातर केसों में तो जैसा देखा गया है कि मेंटेनेंस बच्चों को और वाइफ को ही दी जाती है। जैसा मैंने कहा, हस्बैंड के लिए तो बड़ा ही रेयर सर्कमस्टांस है। जो सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग सीमा की बात की हुई है। तो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आपने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि मेंटेनेंस की सीमा हस्बैंड की अर्निंग की 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। कुछ हाई कोर्ट्स ने ऐसी सीमा 30% तय की है कि वाइफ के लिए और बच्चों के लिए जो टोटल मेंटेनेंस है वो हस्बैंड की 30% ऑफ हिज इनकम हो सकती है। तो हम मोटा मोटा यही कह सकते हैं कि हस्बैंड की जितनी भी अर्निंग है उसका 25 से 30%
जो टोटल एक्सपेंस वो उसका अमाउंट आएगा वो वाइफ और बच्चों की मेंटेनेंस के लिए दिया जा सकता है। हाँ, अब ये बहुत इसमें बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि हस्बैंड की रियल इनकम डिस्क्लोज नहीं हो पाती। अगर कोई हस्बैंड जॉब कर रहा है तो चलिए उसके आईटीआर और उसकी जो सैलरी स्लिप है उसकी एक्चुअल इनकम आ जाएगी। जो लोग अपना काम करते हैं, दुकान चलाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि हस्बैंड की राइट इनकम कैसे असर्टेन की जाए। बिल्कुल, लेकिन विवेक जी, चलिए ये तो आपने बताया कि जो टैक्स देते हैं बाकायदा एक ऐसा तबका है जिसकी अपनी सैलरी डिसाइडेड होती है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सामने आ भी जाता है। लेकिन क्या ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये हर तबके के लिए है? क्योंकि देखिए, एक तो मिडिल क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास, और एक और क्लास होता है जो कि मजदूरी या फिर जिस तरीके से रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। तो क्या ये सारे नियम, ये सारे कायदे, ये सारे प्रावधान, ये सारे के सारे लॉ जो हैं उस तबके पे भी लागू होते हैं? जी, भारत के सारे कानून हर तबके के लिए हैं, कानून चाहे कोई भी हो। इसी तरीके से जो मेंटेनेंस के कानून भी हैं वो हर तबके के लिए हैं, चाहे हाई क्लास है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर सोसाइटी का लोअर तबका है। मेंटेनेंस का जो क्वांटम है हस्बैंड की अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर लोअर तबके की इनकम कम है, अगर डेली बेसिस पे है, 200, 300, 500 रुपए दिन का कमा रहा है, महीने का 6,000 कमा, तो वो 6,000 के हिसाब से उसकी मेंटेनेंस डिसाइड होगी। अगर कोई हाई सोसाइटी में है और क्या कहते हैं उसकी महीने की इनकम 60 लाख रुपए, तो 60 लाख के हिसाब से डिसाइड होगी। बिल्कुल, कानून सेम है, एक जो परसेंटेज भी सेम है। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर किस सोसाइटी के हैं, क्या एक लाइफस्टाइल में वाइफ या बच्चे रह रहे थे जब वो शादी अच्छी चल रही थी या ठीक ठाक चलती रही थी, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर कोई हस्बैंड 6,000 से ज्यादा कमाई नहीं रहा तो उसके ऊपर 10,000 रुपए की लाइबिलिटी नहीं दी जा सकती। और अगर किसी की 60 लाख रुपए पर मंथ इनकम है तो उसके लिए 6,000 रुपए मेंटेनेंस नहीं हो सकता। तो कोर्ट का काम ही यही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ये सारी चीजें देखे कि क्या अर्निंग है हस्बैंड की, क्या उनका स्टेटस है पार्टीज का, क्या उनका लाइफस्टाइल रहा है, उसी हिसाब से मेंटेनेंस। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह के बाद अलग रह रही पत्नी अगर अपने बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है तो पति को उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बारे में भी जरा कुछ बताइए, क्या डिटेल है इसकी? जी बिल्कुल, अगर किसी महिला ने शादी के बाद अपने बच्चों के लिए, अगर जैसे बच्चे छोटे होते हैं, ये देखा जाता है कि महिलाएं बच्चों को पाल पोसने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, या फिर कोई हस्बैंड के साथ कोई मतभेद हो गया और हस्बैंड अगर टेक केयर नहीं कर रहा, बच्चे छोटे हैं, तो भी महिला को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा की जो जजमेंट है 4 नवंबर 2020 की, उसने बड़ा क्लियर किया है कि अगर महिला को बच्चों की देखभाल के लिए या बड़े बूढ़ों की देखभाल के लिए, पति के हस्बैंड के पेरेंट्स की देखभाल के लिए अगर अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है तो ये बहुत ही ये कंडीशन कंसिडर की जाएगी वाइल ग्रांटिंग मेंटेनेंस, और ऐसे समय पे महिला को पूरा मेंटेनेंस मिलेगा, ऑल्दो कि वो कमाई करने के लिए सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में यह भी कहा है जी कि कमाई करने की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एक अलग बात है और एक्चुअल अर्निंग अलग बात है। तो अगर कोई महिला चाहे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, पर अगर वो वर्क नहीं कर रही है, अगर वो जॉब नहीं कर रही है, अगर उसकी अर्निंग नहीं है, तो वो भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ मेहर हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, एक सवाल वो भी पूछना चाहते हैं। मेहर, पूछिए अपना सवाल। मेहर, आपको आवाज मिल रही है? जी मेहर, आपको आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ मेहर, आपको आवाज मिल रही है, सवाल पूछिए अपना। या मैम मिल रही है। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पुलिस में केस भी दर्ज की थी पर पुलिस मेरी केस नहीं ले रहा। किस बाबत, किस मामले में केस दर्ज करवाया था आपने? पूरी बात बताइए। ससुराल वाले परेशान करते हैं ना मेरे बहन को, तंग करते हैं। उसको एक बेटी है ना, और उनको सब बेटा चाहिए, इसलिए। जी विवेक जी, देखिए, अगर आपको लगता है कि पुलिस वाले केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, पहले तो आपको अपने एरिया के वुमेन सेल में या महिला पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, वो आपका केस दर्ज करेंगे। इनिशियली आजकल प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए एफआईआर नहीं करते हैं। पहले आप जब कंप्लेंट देंगे तो वो हस्बैंड को बुलाएंगे कि बताइए क्या है, वो कोशिश करते हैं कि दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाए, आपस में कोई समझौता हो जाए। जो आपकी बहन को परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना बंद करें। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हस्बैंड नहीं मानता, तब उसके लिए एफआईआर कर दी जाती है। अगर आपको लगता है कि जो पुलिस है, लोकल पुलिस है, आपकी कंप्लेंट नहीं ले रही,
तो आपको रिटन कंप्लेंट अपनी लेके अपने एरिया के एसपी को देनी चाहिए, अपने अगर वहां कोई कमिश्नर है तो कमिश्नर को देनी चाहिए या हायर ऑफिशियल्स को भेजें। अगर वहां पे भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप रिटन कंप्लेंट बनाएं और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में या फिर जो डायरेक्टर जनरल आपके स्टेट के जो पुलिस के हैं वहां भेजें। महिलाओं की कंप्लेंट बिल्कुल रजिस्टर की जाती है, क्लियर कट रेगुलेशन है हर स्टेट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है। अगर महिला प्रताड़ित हो रही है तो पुलिस को कंप्लेंट लेनी जरूरी है। हाँ, पुलिस ये जरूर असर्टन करेगी कि अगर उनका समझौता हो सकता है तो अननेसेसरी एफआईआर ना हो, बट अगर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है तो पुलिस को एफआईआर करना, कंप्लेंट लेना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप पुलिस में हायर ऑफिशियल के पास जाएं, कंप्लेंट ली जाएगी और एफआईआर भी होगी। ठीक है, उम्मीद है कि मेहर जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। विवेक जी, यहाँ पे गुजारा भत्ता से जुड़ा एक धारा है 125, ये क्या है और ये किन कंडीशंस में लगती है? सेक्शन 125 जो है ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा है, चैप्टर 9 है सीआरपीसी का, जो सिर्फ ये महिलाओं बच्चों और पेरेंट्स जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस से डील करता है। इस कानून के हिसाब से अगर कोई महिला, कोई ऐसे बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम है या ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनकी इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है और जो हस्बैंड है, जो या फादर कह रहे हैं या फिर बूढ़ों के लिए उनका बेटा, उनका बच्चा, अगर वो सफिशिएंट है, उसकी सफिशिएंट अर्निंग्स हैं और वो उस महिला को, बच्चों को या अपने पेरेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता, तो ऐसी किसी एप्लीकेशन पे फैमिली कोर्ट के अंदर अगर ऐसी एप्लीकेशन मूव की जाए उस बच्चे के द्वारा, उस महिला के द्वारा या फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा, तो कोर्ट जो है मेंटेनेंस ग्रांट करेगा। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है मेंटेनेंस ग्रांट करने के लिए। जैसे ही ये एप्लीकेशन मूव होगी तो कोर्ट को विद इन 60 डेज इंटरिम मेंटेनेंस भी ग्रांट करके एक ऑर्डर करना होता है, ताकि अगर केस चला 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो जिनको मेंटेनेंस की जरूरत है, जिनको खर्चे की जरूरत है, वो 5 साल वेट नहीं कर सकते। इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस इमीडिएटली ग्रांट कर दी जाती है, जो कि हस्बैंड को, उस व्यक्ति को देनी पड़ती है इमीडिएटली। आगे जो भी है कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट, इनकम, क्या लोगों की इनकम है, उस वाइफ की क्या इनकम है, हस्बैंड की क्या इनकम है, उन सारी चीजों को देख के फाइनली डिसाइड करता है। बट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस इंटरिम मेंटेनेंस भी ग्रांट की जाती है। ठीक है, हमीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, हमीद जी सवाल पूछिए अपना जल्दी से। आपके पास आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे टेलीविजन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसको कम कीजिए थोड़ा सा, टेलीविजन के वॉल्यूम को, और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी हमीद जी सवाल पूछिए जल्दी से। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे शादी को 3.5 साल हुए हैं और जो मिसेज है वो हमेशा ढंग से नहीं चलती है, वो ढंग से क्यों नहीं चलती, उसका बाप हमें उसको जरा जरा से भड़काता रहता है। तो जो मिसेज है वो जरा जरा से गाली गलौज करना, धमकी देना, दुनिया भर के नखरे करती है। तो हमने अभी 6 महीने पहले उनको तलाक का नोटिस दिया है, तो वो हमको जरा जरा धमकी देना कि हम तुमको कोर्ट में खींचेंगे, भत्ता लेंगे, दुनिया भर के लफड़े करते हैं। अभी बीच में 8 दिन पहले हमारे साथ वो उनका परिवार भी आया था, हमारे भी परिवार बैठे थे, तो उसमें ये हुआ कि बोले हम इनको भत्ता दें। तो कैसा क्या, जैसे मेरे पिताजी के साथ रहता हूँ, पिताजी को छोटी सी किराने की दुकान है, बाप बेटे दोनों बैठे, इतनी इनकम नहीं है हमारे पास कि हम उनको कुछ दे सकें। अब वो जैसे बोलते हैं हमको 5 लाख दो, 2 लाख दो, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी विवेक जी। अच्छा, कमाई मेरे पास मुझको हम जैसे अगर चारों सदस्य पर घर में रहते हैं तो 15,000 17,000 के करीब कमाई है, किराने की छोटी सी दुकान है। ठीक है जी विवेक जी। देखिए, अगर आपकी वाइफ और अगर आपकी वाइफ है, अगर आपके बच्चे भी हैं, अगर वो आपके साथ रहते तो भी आप उनको गुजारा भत्ता देते, उनका खर्चा करते, घर पे आप अपना खर्चा भी करते होंगे। अगर किसी वजह से आप लोग साथ नहीं रह पा रहे तो आपको जितनी भी आपकी कमाई है उसका कुछ हिस्सा तो अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना समाज में बैठे, अपने घर वालों के साथ, उसके घर वालों के साथ बैठे, उनको क्या ग्रीवियंसेस हैं, आपको क्या ग्रीवियंसेस हैं, आपस में बैठ के बात करें और इन चीजों को निपटारा करें कि कैसे आप दोनों अपना साथ रह सकते हैं ताकि आपकी फैमिली बचे। आपने अगर शादी की थी तो ये सोच के ही की थी कि आपने पूरी जिंदगी साथ रहना है, ऐसा तो नहीं है कि आपने 3 साल में अलग होना था। आप कोशिश करें कि कैसे आपकी शादी बच सकती है। जो प्रॉब्लम उनको है आप वो खत्म करने की कोशिश करें, जो प्रॉब्लम आपको उनसे है और आप कहें कि वो खत्म करने की कोशिश करें ताकि आपका घर बच सके। अगर ऐसा फिर भी नहीं होता
तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख 5 लाख उनके मांगने से हो जाएगा। अगर कोर्ट में अगर आपका मैटर जाता है तो कोर्ट पहले आपकी इनकम भी देखेगी, लड़की की इनकम भी देखेगी, उसके हिसाब से भत्ता डिसाइड होगा। और अगर कल को आपका डाइवोर्स होता है और एक वन टाइम आप एलिमनी देते हैं अपनी वाइफ को, एक वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि एमिकेबली क्या सेटलमेंट हो सकता है। और अगर कोर्ट से डाइवोर्स ग्रांट होता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा आपकी इनकम देखते हुए कि आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, आपकी वाइफ कितनी पढ़ी लिखी है, वो कमा सकती है नहीं कमा सकती, उसकी कोई प्रॉपर्टीज है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स देख के कोर्ट एक बार डिसाइड कर देगा कि एलिमनी क्या है। बाकी मेरा एडवाइस आपको यही है कि आप आपस में बैठें और अपना घर बसाने की कोशिश करें, कि जो भी आपकी ग्रीवियंसेस हैं उसे खत्म करने की कोशिश करें। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि यहाँ पे हमें जी के सवाल को भी जवाब मिल गया होगा उनको। और फिलहाल यही लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी के साथ।